नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मिशन यूपी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रदेश की सियासत की नब्ज नापने के लिए पहुंचेंगे काशी। संगठनात्मक तैयारियों का लेंगे जायजा। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक में हुए शामिल। आज राजनाथ होंगे कई कार्यक्रमों में शामिल। सुल्तानपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के एयर स्ट्रिप का करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री की जनसभा की तैयारियों का भी लेंगे जायजा। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हुई बैठक में शामिल। टिकट बंटवारे को लेकर हुआ मंथन। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जयपुर के दौरे पर। कांग्रेस नेता के घर निजी कार्यक्रम में की शिरकत। अलवर के पूर्व सांसद करण सिंह यादव सहित कई नेताओं ने किया अखिलेश का स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में भाजपा के कील कांटे दुरुस्त करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। इस बार का दौरा वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर में चुनाव की तैयारियों पर केंद्रित रहेगा। वाराणसी में अमित शाह जहां प्रदेश भाजपा की संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लेंगे और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर यह अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें चुनाव और संगठन के प्रभारियों और पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्वाचन क्षेत्र के से शाह हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को चुनाव प्रबंधन के टिप्स देंगे। वहीं 13 नवंबर को यशपालपुर, आजमबांध, आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। 2014 में सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद थे। इस जिले पर भाजपा की खास नजर है। आपको बता दें कि बीते चुनावों पर नजर डालें तो पूर्वांचल में बढ़त बनाने वाला सूबे की सत्ता पर काबिज होता रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम पूर्व के जिलों में हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पहले ताबड़तोड़ पूर्वांचल के जिलों में ही दौरे और कार्यक्रम किए। अब गृह मंत्री अमित शाह बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रदेश से आए पार्टीजनों संग सत्ता में वापसी को लेकर चुनावी मंथन करेंगे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह। अमरीश, क्या कुछ कार्यक्रम आज अमित शाह का? अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। बिल्कुल आशीष, सबसे पहले बता दें 2017 में 14 वर्ष के वनवास के बाद जिस तरीके से 300 प्लस की सीट लेकर उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी थी, उसी की तर्ज पर 2022 वाले चुनाव में भी 300 प्लस का नारा इस बार बीजेपी लेकर तैयार है। और उसी के दृष्टिगत आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव के प्रभारी बनाए गए भाजपा की तरफ से, तब से लेकर आज उनका तीसरा दौरा है। वहीं अमित शाह भी इस बात को आज कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए आए हुए हैं कि जो संगठनात्मक उनकी पूरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के मन में जो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में और 403 विधानसभा सीटें जो हैं, उन 403 विधानसभा सीटों पर भी यह फैसला होगा कि आखिर जो विधानसभा का वोटर है और जो बूथ के जो वोटर है और कार्यकर्ता हैं, उनके दृष्टि में पार्टी के पक्ष में 300 प्लस का जो नारा लेकर चल रही है पार्टी, उस पर क्या विचार है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज है जिस पर कार्य करने की जरूरत है अभी भी पार्टी को। और इसी के दृष्टिगत आज 3 घंटे की जो रणनीति पर मंथन वाराणसी में होगा, उसी के लिए अमित शाह आए हुए हैं। और इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ
प्रदेश भाजपा के ही प्रभारी राधा मोहन सिंह भी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह भी होंगे और महामंत्री संगठन के महामंत्री सुनील बंसल की भी मौजूदगी होगी। ये सभी मिलकर कार्यकर्ताओं से इस बात पर भी बात करेंगे और विचार करने को कहेंगे कि आखिर बूथ पर जहां पे भाजपा ने जीत दर्ज नहीं की थी 2017 में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां पर भाजपा फिलहाल कमजोर थी और जहां पर लगभग अभी भी वो 70 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर भाजपा ने आज तक जीत दर्ज नहीं की है। तो उन 70 सीटों पर भी जीतने पर विचार होगा और इसके साथ साथ सपा का गढ़ यानी आजमगढ़, जहां पर अखिलेश यादव सांसद भी हैं, उस गढ़ में कैसे सेंध लगाई जा सके, इस पर भी विचार होगा। आशीष, बिल्कुल, कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले अब एक्शन मोड में आ चुका है केंद्रीय नेतृत्व। जी बिल्कुल एक्शन मोड पे है, क्योंकि जैसा कि पहले बताया आशीष की 70 वो सीटें जहां पे भाजपा आज तक नहीं जीती है, उन 70 सीटों पर कैसे सेंधमारी की जाए और आखिर क्या वजह रही है कि उन 70 सीटों पर आज तक भाजपा खाता भी नहीं खोल सकी है। तो इन 70 सीटों पर विशेष रूप से और जिन 300 प्लस सीटों पर भाजपा ने पिछला चुनाव जीता है उन पर भी विचार होगा कि उन सीटों पर क्या जो वोटर थे वो खुश हैं भाजपा की पार्टी के विधायकों से और उनके कार्यकाल से, और जिनका कार्यकाल संतोषजनक नहीं है उन पर भी जरूर कार्रवाई की जाएगी और इस बात को जरूर बल दिया जाएगा कि आने वाले चुनाव में या तो उनकी सीटें विधायकों का टिकट छीनेगा और या फिर अगर नया दावेदार आएगा तो वो कौन होगा जो जनता के बीच में पिछले 5 वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में खड़ा है और कार्य कर रहा है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह, जिन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व भी अब यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह आज से यूपी के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर बस्ती जिले में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इंजीनियर वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि सांसद खेल महाकुंभ खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर है। वहीं यह बड़ी उपलब्धि है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम शिव हर्ष किसान पीजी कॉलेज परिसर में आयोजित होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद राजनाथ सिंह यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के प्रोत्साहन के लिए आयोजित हुई बैठक में शामिल हुए। वहीं इस बैठक में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह आज लखनऊ में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इधर बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। मित्रों, हमारी सरकार और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद इंडस्ट्री की जरूरतें और इनके जो रिस्क हैं, जोखिम है और साथ ही इसकी ताकत को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि प्रायः हमारा जो प्राइवेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलना जुलना होता है, उनके साथ हमारी बातचीत होती है। रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभालने के बाद जब पहली बार मैं इंडस्ट्री के लोगों से मिला था, एसआईडीएम की शायद वो मीटिंग थी, जहां तक मुझे याद है पाटिल साहब, तो लोगों ने कहा साहब साउथ ब्लॉक में इंटर करने में भी प्रॉब्लम होती है, या तो लोग संकोच करते हैं या डरते हैं कहीं हमारे ऊपर कोई आरोप न लग जाए। तो मैंने कहा कि अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डंके की चोट पर आइए साउथ ब्लॉक में, डिफेंस मिनिस्ट्री में कहीं पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी और जिससे मिलना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत करें। और यह सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया और मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश को जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनाने की कैपेसिटी यदि किसी में है तो सचमुच आप सबके अंदर ही है। हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है उनके अंदर ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच हूं इसलिए मैं यह बात आपसे कह रहा हूं। यह बात मैंने इससे पहले भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की है। इसलिए हमारी सरकार डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी जरूरतों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और यह दोनों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इसी कमिटमेंट के ही परिणाम है। जिन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में डीआरडीओ, ब्रह्मोस तथा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा
दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए अपनी सहमति दी है और इन दोनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लैंड भी उपलब्ध करवा दी है, एक लखनऊ में और दूसरा झांसी में। डिफेंस कॉरिडोर का लखनऊ का जो नोड है, यहाँ ब्रह्मोस के जो नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के उत्पादन के जिससे यहाँ पर उन्हें लैंड उपलब्ध कराई जा चुकी है और मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण निवेश होगा, न केवल डिफेंस कॉरिडोर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का जो बेस है वो हमारे पास मौजूद है और इस दृष्टि से जो बेहतर कनेक्टिविटी यूपी की है, हम वर्तमान में हमारे पास प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का और हाईवेज का एक बहुत अच्छा जाल फैला है। एयर कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रगति की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 तक हमारे पास केवल 2 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल थे, आज हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं और हम लोग वर्तमान में लगभग 12 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें से 3 एयरपोर्ट हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे भी जिन पर कार्य या तो प्रारंभ हो चुका है या होने जा रहा है, एक अयोध्या में और दूसरा गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। जेवर एयरपोर्ट का आधारशिला प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 25 नवंबर को वहां पर रखने की तैयारी चल रही है और उसको हम लोग वहां पर बना करके 2023 में उसे हम फंक्शनल भी करेंगे। यानी पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर इस दिशा में बेहतरीन प्रयास हुआ है और जो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। देश का पहला वाटरवे नंबर 1 वाराणसी से हल्दिया के बीच में ये वर्तमान में क्रियाशील है और इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं और मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ भारत सरकार के द्वारा जिस भी सेक्टर में रिफॉर्म की बात हुई, उत्तर प्रदेश ने इसमें बहुत अच्छी प्रगति की है। खासतौर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आज से 5 वर्ष पहले 14वें स्थान पर था, आज नंबर 2 स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जो जारी हुआ है जिसमें लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने 7 स्थानों की उल्लेखनीय सुधार करते हुए एक और उपलब्धि हासिल की है, जिसमें लॉजिस्टिक सेवाओं अर्थात कारोबारी लागत को घटाने के लिए अवस्थापना, संचार, भंडारण और परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का जब आकलन करके तैयार की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है इसमें सबसे अच्छी बढ़त के साथ आगे आया है और प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए रिफॉर्म का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आवास 10 जनपद पर हुई। बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इस दौरान टिकट बंटवारे को लेकर मंथन हुआ। वहीं बैठक में भूपेश बघेल, जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम कुरेभार थाना क्षेत्र के अरवल कीरी में बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान सीएम योगी एयर स्ट्रिप से लेकर प्रधानमंत्री की जनसभा स्थल तक की तैयारियों को परखेंगे। आपको बता दें कि 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। ऐसे में सीएम योगी पीएम के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। गौरतलब है कि सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की तैयारी पूरी कर ली गई है। यह ट्रायल 13 नवंबर से शुरू होगा और 4 दिन तक चलेगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव आज जयपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चोमू के हाड़ौता में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की।
यह कार्यक्रम कांग्रेस नेता वंदना यादव के घर पर आयोजित हुआ। दरअसल वंदना यादव ने अखिलेश यादव को भाई बना रखा है, जिसके चलते अखिलेश यादव जयपुर पहुंचे हैं। इस दौरान अलवर के पूर्व सांसद करण सिंह यादव समेत कई नेताओं ने भी शिरकत की। यूपी के संभल में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आरोपी ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए हैं। पति पत्नी के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। 3 वर्ष पूर्व फिरोज से रेशमा का निकाह हुआ था। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। नखास क्षेत्र के मंडलाई का इलाके की यह घटना बताई जा रही है। थाना नखासा के अंतर्गत ग्राम मडलाई में आज सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि रेशमा, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इनकी लाश इनके घर के अंदर से बरामद हुई। वहां पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। लड़की के मायके वालों का कहना है कि इनकी 3 साल पहले शादी हुई थी और इनके जो पति हैं उनके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। पुलिस के द्वारा उचित धाराओं में FIR की जा रही है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो अन्य वैधानिक कार्रवाई हैं वो पूरी की जा रही हैं और साथ में अन्य जो CO साहब और एडिशनल साहब वहाँ मौके पर हैं और इसके साथ में ही जो अभियुक्त है उसकी जल्दी। यूपी के रायबरेली में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। हर्ष फायरिंग में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। महिला का राइफल से फायर करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। लोकतांत्रिक जनसत्ता दल की पदाधिकारी ये महिला बताई जा रही है, जो हाथों में राइफल लेकर हर्ष फायरिंग करती हुई नजर आ रही है। एक महिला के द्वारा हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। संज्ञान में आया है प्रकरण। इसकी जांच कराई जा रही है। जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। नहीं, ये इसके पहले का हमें संज्ञान में नहीं है। एक वीडियो अभी प्राप्त हुआ है, उसकी जांच कराई जा रही है। यूपी के संभल में खेत की जुताई कर रहे किसान की रोटावेटर में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई है। किसान की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। साथ ही मृतक की शिनाख्त पीपली रहमापुर निवासी जयसिंह के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद गौशाला में तकरीबन 290 से अधिक गोवंश है, जिनके पालन पोषण को लेकर नगर निगम की ओर से कार्य किए जा रहे हैं। वहीं मुरादाबाद जनपद में बीते 1 माह के अंदर 6 गोवंश की मौत सड़क हादसे के कारण हुई है। जनपद में तेज रफ्तार से दौड़ रहे वाहनों की वजह से आए दिन गोवंश के साथ हादसे होते रहते हैं, जिसके चलते उपचार के दौरान गोवंशों की मौत हो जाती है। इसी के चलते मैनाठेर गांव में बनी गौशाला में 290 से ज्यादा गोवंश की देखभाल नगर निगम की टीम कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में और शासन के लगातार मार्गदर्शन में माननीय महापौर जी और आदरणीय नगर आयुक्त महोदय द्वारा यहाँ बहुत अच्छी कान्हा गौशाला का निर्माण किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर 2 शेड अलग अलग हैं, जिसमें गौवंश में नर मादा अलग और नर वार्ड अलग है और मादा का वार्ड अलग है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद पुलिस कस्टडी में मारे गए कासगंज में अल्ताफ के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां सलमान खुर्शीद ने पीड़ित परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की और घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सबसे पहले FIR दर्ज होनी चाहिए। जब ऐसी घटना घटती है और ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले कॉग्निजेबल ये ऑफेंस है, सबसे पहले FIR रजिस्टर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, सबसे पहले FIR रजिस्टर होती है, तभी उसके बाद तफ्तीश हो सकती है, वेरिफिकेशन हो सकती है। अगर FIR ही नहीं रजिस्टर होगी तो फिर कार्रवाई शुरू कैसे होगी? इसलिए हम ये समझते हैं, मानते हैं कि FIR सबसे पहले रजिस्टर होनी चाहिए। उसके बाद आगे कार्रवाई कैसे होगी, कितनी होगी, किसको करनी है, उसके बाद वो आगे अवश्य देखा जाएगा। आज ये समय जो है इन सारी तफसील की बातों का नहीं है। मैं हमदर्दी दिखाने आया था और ये बताने आया था कि
कानूनी कार्रवाई में जो कदम उठाने की जरूरत होगी वो हम सब उठाएंगे। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां नौतनवा खनुआ मार्ग पर उप जिलाधिकारी राम संजीवन मौर्य ने तलाशी में नेपाली स्क्रैप से भरा एक ट्रक जब्त किया है। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने ट्रक को कस्टम विभाग को सौंप दिया है। आपको बता दें कि भारत नेपाल बॉर्डर 84 किलोमीटर तक दोनों देश की सीमा क्षेत्रों को जोड़ता है। इसी के चलते सीमाई क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर तस्करी की जा रही है। ऐसे में नौतनवा उप जिलाधिकारी ने इन तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एवं उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।